नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट के बारे में। तो नॉर्मली जब सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट के बारे में कहा जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो वहां पे कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट के बारे में ही कहा जाएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको IS 14489 1998 की जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट के लिए अच्छी गाइडलाइन है। इसीलिए अभी हम IS 14489 में जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्कोप क्या है, यानी कि जो IS 14489 1998 का जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसका मेन स्कोप क्या है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड्स के अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑडिट का, क्राइटेरिया क्या है, प्रैक्टिसेस क्या क्या कंडक्ट होती है, इसमें अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि प्लानिंग कैसे किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे की जाती है, उसको ऑडिट का कंडक्शन कैसे होता है, या फिर ऑडिट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग क्या होते हैं और उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कैसे किया जाता है। ये सब चीजें ये स्टैंडर्ड्स में और इसका जो मेन फोकस है या इंटेंशन है वो आता है। दूसरा है कि यहाँ पे आपको जो भी ऑडिट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट, उसमें जो अलग अलग वेरिफिकेशंस पॉइंट्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो स्पेशली सेफ्टी और हेल्थ का फोकस करते हैं, उस एलिमेंट्स के बारे में आपको गाइडलाइंस मिलेगी। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी आपको परमिट चाहिए या फिर परमिशन चाहिए या लीगल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करना नेसेसरी होता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स यहाँ पे लिस्ट आउट की जाती है स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो आप फॉलो कर सकते हैं और वो गाइडलाइन से आपका सेफ्टी ऑडिट अच्छी तरह से कंडक्ट भी हो सकता है। यानी कि इसमें अलग अलग एनेक्शर्स है, अलग अलग एनेक्शर्स में अलग अलग पॉइंट फोकस किए गए, उसके कुछ सब पॉइंट्स है, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस दी गई है, यानी कि जो भी चेकलिस्ट है वो भी यहाँ पे दी गई है, डिजाइन कही गई। तो IS 14489 के जो मेन स्कोप है इसमें आपको ओवरऑल अलग अलग गाइडलाइंस, प्रैक्टिसेस और जो भी चेकलिस्ट टेस्ट या क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उसके थ्रू आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट कंडक्ट करके लेना चाहिए। तो ये मेन स्कोप है आपके IS 14489 का। इसमें जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है यानी कि EMS, ये इसमें कवर नहीं होता है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है जो है ISO 14001। और आज की डेट में अगर आप चेक करेंगे तो ISO 45000 ये अलग से प्रोसेस दी गई है। सेकेंड पॉइंट है इसमें डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है, जैसे कि ऑडिटी है। ऑडिटी यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कंडक्ट करके लेना है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कंडक्ट करना है उसको हम ऑडिटी कहते हैं। जो मेंबर्स या ग्रुप ऑफ मेंबर्स ये ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करेंगे उसको हम कहेंगे ऑडिट टीम। तो इसमें जो सुटेबली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्संस रहेंगे, अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्टाइज रहेंगे, वो ऑडिट टीम में आएंगे। थर्ड डेफिनेशन है क्लाइंट, यानी कि जो थर्ड पार्टी ऑडिट जो करते हैं उनको हम क्लाइंट कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इनको अपॉइंट कर सकते हैं कि आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्टी ऑडिट करना है, तो जो भी पार्टी वहां पे वो ऑडिट करेगी उसको क्लाइंट कहा जाएगा। फिर है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडिट टीम को फेस करने के लिए जो भी पर्सन या ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहेंगे उसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। फिर है नॉन कंफॉर्मिटी, यानी कि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लीगल रिक्वायरमेंट हो या स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो या कॉलेज के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो भी अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो उसको नॉन कंफॉर्मिटीज या एनसीज कहा जाता है, और फिर उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट की जाती है। फिर है ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो भी आप
इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जो फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आएंगे ऑडिट के दौरान। तो ऑडिट के दौरान आपको सेफ्टी ओरिएंटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस है या फिर हेल्थ ओरिएंटेड कुछ ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो मशीनरीज ऑपरेट करने टाइम हो या प्रोसेस के टाइम हो या फिर कोई लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज हो या कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन जैसे कि वेल्डिंग है या फिर ग्राइंडिंग है, कटिंग है या फिर कन्वेइंग है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। डिपेंड्स है कि इंडस्ट्री का टाइप क्या है, इंडस्ट्री की प्रोसेसेस क्या है, एक्टिविटीज क्या है, और फिर वहां पे सेफ्टी और हेल्थ का फोकस किया जाएगा और उसके बेसिस पे अलग अलग एक्टिविटीज के जो फैक्ट्स होंगे वो एज ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। 7 डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो यहाँ पर जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग अलग वहां पे जो SOPs होती है, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लानिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परचेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ सेफ्टी प्रोसीजर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो भी आपने अलग अलग रिकॉर्ड्स या स्टेटमेंट्स या फिर पेपर्स, ईमेल, सॉफ्ट कॉपीज जो भी आपने देखी है, तो ये अलग अलग एविडेंसेस होते हैं। तो वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे एक पर्टिकुलर कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में हमने ये एक्शन लिया है, उसकी वजह से क्या क्या सेविंग्स हुई, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। या फिर अगर आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू प्रोटेक्शन देने के लिए या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अगर एक्टिविटीज की है, वो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। आपने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया है, कितनी क्वांटिटी में आपने ये अलग अलग जो एक्टिविटीज है वो की है, वो नंबर जब आता है तो ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके लेनी है, कलेक्ट करनी है। उसके अलावा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट। तो ये पर्टिकुलर ऑडिट का मीनिंग क्या है कि ये एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, डॉक्यूमेंटेड इवैल्यूएशन है। तो ओवरऑल फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी मैन पावर इन्वॉल्व होती है, जो भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सभी जगह हर एक सेक्शन में आपको सेफ्टी और हेल्थ सिस्टम्स और प्रोसीजर क्रॉस वेरीफाई करने हैं और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगी। तो इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो क्लियर है कि आपको सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान देना है, वो इंडस्ट्री में वो फॉलो होता है कि नहीं वो चेक करना है। अगर इनकेस कहीं पे प्रॉब्लम है, डाउट्स है, लैक्यूनाज है, लूप होल्स है, तो उसको करेक्ट करने का काम भी आपका ही है। उसको सजेशंस या वैलिडेशंस या जो रिकमेंडेशंस है वो देने का काम जो ऑडिट टीम का होगा। तो इसमें ये अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग स्टेप्स, सीक्वेंस यहाँ पे रहेंगे। ये सभी सिस्टमैटिक और टाइम प्लान एक्टिविटी होगी, जहां पे आपको ऑब्जर्वेशंस भी करने हैं, फैक्ट्स भी फाइंड आउट करना है, एविडेंसेस भी आपको क्रॉस चेक करने हैं और उसके बाद में जो भी एनसीज होगी यानी कि नॉन कंफॉर्मिटीज, उसके बेसिस पे आपको करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शंस भी आपको बताना है। फिर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर्स है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस, रिसोर्सेस, ये ओवरऑल जो भी स्पेसिफाई किया गया है ये टॉप मैनेजमेंट से, ये ओवरऑल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम है। तो टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम तक पर्कुलेट हुआ जो भी सेफ्टी कल्चर होगा, हेल्थ ओरिएंटेड जो भी कल्चर होगा, फैसिलिटीज होगी, तो ये सभी प्रोसीजर्स हो या प्रोसेसेस हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ये सभी बातें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम में आएगी। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे आपकी फैक्ट्री या फर्म या कंपनी, कॉर्पोरेशन या एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशन, जो भी यहाँ पे होगा, वो सभी चीजों को अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करके डिफाइन किया जाएगा। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या ओनरशिप हो या पार्टनरशिप हो या ओवरऑल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। फिर है रिकमेंडेशंस। तो जो भी ऑडिट टीम यहाँ पे ऑब्जर्व करके आपको कुछ ना कुछ सजेशंस देगी या रेक्टिफिकेशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ बातें कहेगी, उसको हम रिकमेंडेशन यहाँ पे कहेंगे। फिर है थर्ड पॉइंट जहां पे है ऑडिट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कहा गया है। तो ये ऑडिट जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट, उसका गोल क्या है? तो नॉर्मली इसमें ये 3 पॉइंट्स आते हैं जहां पे ऑडिटी यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये ऑडिट करके लेना है, तो वो खुद की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम अगर चेक करना चाहते हैं,
खुद के डिजाइन किए गए स्टैंडर्ड से, तो वो भी यहाँ पे ऑडिट करवा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंप्रूवमेंट के चांसेस है, इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है या फिर करेक्शंस के चांसेस है, वो खुद चेक कर सकते हैं और खुद के स्टैंडर्ड से कॉम्पीट करके वहां पे डेवलपमेंट होगा या इंप्रूवमेंट होगा। तो उसके लिए भी ऑडिट यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये भी एक गोल हो सकता है आपके ऑडिटी का। और सेकंड हो सकता है टू डिटरमाइन द कॉन्फॉर्मिटीज। तो यहाँ पर जो भी नॉन कॉन्फॉर्मिटीज केसेस है, जैसे कि आपको एसओपीज बताया है, डिजाइन किया गया है, उसका ट्रेनिंग दिया गया है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये एक नॉन कॉन्फॉर्मिटी हो सकती है। या फिर आपको मशीन ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, या फिर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीनरीज दी गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल मोड में काम कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई केमिकल्स के बारे में गाइडलाइंस दी गई है उसके एमएसडीएस के बेसिस पे कि आपको ये केमिकल हैंडल करते टाइम आपको ये कार्ट्रिज मास्क या गैस मास्क या जिसको हम कार्निस कैनिस्टर टाइप ऑफ मास्क कहते हैं, वो आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे, तो वो भी एक टाइप की कंफॉर्मिटी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सिस्टम या सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स के ओरिएंटेड कॉन्फॉर्मिटीज आ सकती है। तो वो कॉन्फॉर्मिटीज जिसको हम एनसीज कह सकते हैं, नॉन कॉन्फॉर्मिटीज, तो वो आइडेंटिफाई करना और वहां पे इंप्रूवमेंट करना, ये भी एक गोल हो सकता है ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट का। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि जो भी मिनिमम आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ऑडिट हो सकता है। तो ये अलग अलग ऑडिट के गोल्स हैं। उसके अलावा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसमें ये आप सिस्टमैटिक क्रिटिकल अप्रेजल, जो भी आपके इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंपनी में पोटेंशियल हजार्ड्स है, जहां पोटेंशियल हजार्ड्स की वजह से पर्संस को या प्लांट या मटेरियल को डैमेज हो सकता है, या फिर जो भी आपके सर्विसेज या ऑपरेशंस के मेथड है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसे पोटेंशियल हजार्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी यहाँ पे ऑडिट कंडक्ट करना होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑडिट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि यहाँ पे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है ये फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए भी यहाँ पे ऑडिट किया जा सकता है। या फिर जो भी आपने सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज बनाई है, वो सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है नहीं, फॉलो होती है कि नहीं, वो प्रोग्रेस चेक करने के लिए भी आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव करवा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में देखेंगे, तो रूल नंबर 73L में आपको सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी के बारे में कहा गया है। तो वो रिटर्न स्टेटमेंट, वो रिटर्न कमिटमेंट्स क्या है और आप क्या कर रहे हैं, वो भी आपको चेक करना है, तो भी आप ऑडिट कंडक्ट करवा के ले सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये अभी जब ऑडिट कंडक्ट करना है, ऑडिट आपको करवा के लेना है, तो वहां पे अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जो मेनली आती है ऑडिटर्स या ऑडिट टीम की। तो जो भी आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट जब आपको कंडक्ट करना है, तो वहां पर आपको एक टीम लगेगी और वो टीम में जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल हाइजीन ओरिएंटेड या हेल्थ ओरिएंटेड, ऑक्यूपेशन हेल्थ ओरिएंटेड जो भी एक्सपर्ट होगा वो एक मेंबर हो सकता है। जो सेफ्टी ओरिएंटेड क्वालिफाइड पर्सन होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वो भी एक मेंबर हो सकता है। अगर आपकी कंपनी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप की कंपनी है जहां पे एक स्पेसिफिक हजार्ड्स होते हैं, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट्स वहां पे लगेगा। तो जैसे अगर रेडिएशन हजार्ड आपके यहाँ पे है, तो रेडिएशन वाला पर्सन वहां पे एज ऑडिट टीम में मेंबर होगा। या फिर अगर आपका कोई पर्टिकुलर पॉइजनस या टॉक्सिक गैसेस या केमिकल्स आप हैंडल करते हैं, तो उसके ओरिएंटेड यहाँ पे एक्सपर्ट होगा। अगर मैकेनिकल ओरिएंटेड या इंजीनियरिंग ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, तो जो भी ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं वो ऑपरेशन ओरिएंटेड जो भी यहाँ पे एक्सपर्टाइज पर्सन होगा, वो वहां पे आपका मेंबर होना चाहिए। तो ये कम से कम 2 ऑडिटर और उससे ज्यादा भी ऑडिटर हो सकते हैं। तो डिपेंड्स ये आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, नंबर ऑफ कंपनीज या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर जो भी आपके यहाँ पे केमिकल्स की क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कितने शिफ्ट में काम करते हैं, उस हिसाब से ये डिजाइन किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा कि आपके ऑडिट टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए और अलग अलग एक्सपर्टाइज
कौन कौन से होने चाहिए। अभी जो भी मेंबर्स होंगे उसमें से जो लीड करने वाला ऑडिटर होगा उसको हम लीड ऑडिटर कहेंगे। तो ये लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो ओवरऑल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो ऑडिट है ये पूरे फेजेस में कंडक्ट करवा के लेना, ये एक्टिविटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड ऑडिटर की होती है। जैसे कि नॉर्मली अगर कोई भी आप ऑडिट लेते हैं तो उसमें प्री फेज, ड्यूरिंग फेज और पोस्ट फेज एक्टिविटीज अलग अलग रहती है। यानी कि जो ऑडिट कंडक्ट करना है आपको उसके पहले कुछ आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज बतानी पड़ती है, फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं वो बताने पड़ते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में गाइडलाइंस देने पड़ते हैं। तो ये प्री फेज एक्टिविटी हुई। जब आपको ऑडिट कंडक्ट करवाना है तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका पर्टिकुलर टाइम, आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज, उसके बारे में, उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसके बारे में, ये सभी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ऑडिट होगी। और जो पोस्ट ऑडिट होता है यानी कि ऑडिट कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी आपके फाइंडिंग्स है, जो भी आपके फैक्ट्स है, उसके रिलेटेड सजेशंस या रिकमेंडेशंस है, नॉन कन्फर्मिटीज है या फिर करेक्टिव एक्शंस या प्रिवेंटिव एक्शंस है, ये सभी बातें आपको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपको बनाने होते हैं। तो जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेंगे फैक्ट्री एक्ट या महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में, तो उसमें भी सेफ्टी रिपोर्ट्स और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स के पर्टिकुलर फॉर्मेट्स दिए गए हैं। या फिर अगर आप MSIHC 1989 का रेफरेंस लेते हैं तो उसमें भी सेफ्टी रिपोर्ट्स और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में फॉर्मेट्स दिए हैं और उसके गाइडलाइंस दिए हैं। तो ये सब रिपोर्ट्स जो भी आपको लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए वो सभी रिपोर्ट्स आपको बनाने और उसको सबमिट करते टाइम ये सभी ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सब लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर ये लीड ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉइंट है उसमें अलग अलग फेजेस जैसे हमने बताए, प्री फेज, ड्यूरिंग फेज और पोस्ट फेजेस। तो उसमें अलग अलग कम्युनिकेशन करना होता है, जैसे कि क्लाइंट से कम्युनिकेट करना यानी कि थर्ड पार्टी ऑडिट अगर आपको पहले ही किया होगा या फिर उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी एविडेंसेस वो कम्युनिकेट करना होता है। जो ऑडिटी होती है यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कंडक्ट करवा लेना है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। जो भी ऑडिट टीम मेंबर्स आपको फाइनलाइज करने हैं उसका फाइनलाइजेशन का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका एज ए लीड ऑडिटर होगा। और फिर ओवरऑल प्लान कैसे करना है, जैसे कि आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ऑडिटी कहते हैं वो ऑडिटी का टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है और वो किस स्केल में आता है, उस हिसाब से आपको ऑडिट का प्लान करना होगा। तो जैसे अगर आप वहां पे अलग अलग प्लांट्स होंगे तो प्लांट 1 में हम ये फर्स्ट डे जाएंगे या प्लांट 2 में आपको सेकंड डे जाना है, प्लांट 3 में थर्ड डे जाना है और उसमें से स्पेसिफिक क्या क्या एक्टिविटीज आपको ऑब्जर्व करनी है, किस ऑडिटोरियम में या हॉल्स में या फिर मीटिंग हॉल्स में आपको बैठना है, वहां पे क्या डिस्कस करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, रिकॉर्ड्स क्या आपको चाहिए, या फिर ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये रिक्वायरमेंट्स आपको बतानी है ऑडिटी को। तो ये क्लाइंट से इंटरेक्शन करना, ऑडिटी से इंटरेक्शन करना और फिर क्लाइंट और ऑडिटी का मैनेजमेंट भी करना, ये भी लीड ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यानी कि जब ऑडिटी बताता है कि ये सुटेबल डेट्स होंगे, सुटेबल टाइम होगा और फिर वहां पे क्लाइंट को भी बताना होगा और फिर दोनों को भी फाइनलाइज करके फिर आपको फाइनल डिसाइड करना होगा कि एग्जैक्ट ऑडिट का प्लान क्या होना चाहिए, फिर उसके डेट्स, उसके टाइमिंग्स और उसके जो मेंबर्स है ये सब आपको फाइनलाइज करना है। और जो पोस्ट एक्टिविटीज में हमने कहा है कि आपको रिपोर्ट भी बनाना है और ये रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर उनको कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस देने हैं तो वहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताना है कि इस टाइम में, 3 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में ये आपको कंपलसरी ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है या फिर यहाँ पे ये नॉन कन्फर्मिटी है, यहाँ पे ये आपको करेक्ट करना है। तो जो भी आपका टाइम शेड्यूल होगा उस हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना। तो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अलग अलग लीड ऑडिटर्स की। अभी जो बाकी के ऑडिटर्स रहते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे जो भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करना, जो भी प्लानिंग की गई है या फिर लीड ऑडिटर ने फाइनलाइज किया है उसका इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन करना, इफिशिएंटली इंप्लीमेंटेशन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑडिटर की। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आते हैं या फिर जो ऑब्जर्वेशन आप करते हैं उसको नोट डाउन करना, रिकॉर्ड करना या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना।
फिर जो भी फाइनल रिपोर्ट आपको बनाने हैं वो रिपोर्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अलग अलग रिपोर्ट के एलिमेंट्स आपको यहाँ पे कलेक्टिव करना और फिर लीड ऑडिटर को फाइनल चेक करने के लिए देना। अलग अलग जो एक्शंस होती है वो एक्शंस रिलेटेड जो भी इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी ओरिएंटेड या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। फिर उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो सेफ्टी ओरिएंटेड हो या हेल्थ ओरिएंटेड हो या फिर आपके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आईएस स्टैंडर्ड फॉलो होता है, लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो होती है या फिर लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे कलेक्ट करना ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लीड ऑडिटर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, कोऑपरेट करना है और उसको सपोर्ट करना है, ये सबसे मेन रोल होगा ऑडिटर्स का। अभी जो भी ऑडिटर्स या ऑडिट टीम मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअली फ्री फ्रॉम बायस और इन्फ्लुएंस से अलग होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका जो भी एरिया होगा, जिस एरिया में आपको ऑडिट करना है, तो वो एरिया से आपकी जान पहचान हो, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, चाहे वो आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में आए हुए पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन टीम हो, लेकिन जब भी आप ऑडिट करते हैं तो आपको प्योरली IS 14489 की जो चेकलिस्ट है, जो क्वेश्चनरीज है और जो भी गाइडलाइंस बताई गई उसी हिसाब से आपको काम करना है। अदरवाइज जो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव या गोल है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी फैक्ट्स है वो फाइंड आउट करना है रादर देन द फॉल्ट्स। तो फैक्ट्स जो भी फाइंड आउट होगी उसके बेसिस पे आप कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं और उसके बेसिस पे फिर जो भी एनसीज क्लियर होगी, करेक्टिव एक्शंस ली जाएगी, प्रिवेंटिव एक्शंस हो जाएगी, उसके बाद में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए आपको स्कोप मिलेगा और जब इंप्रूवमेंट होगा तभी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा। उसके अलावा जो ऑडिटर्स की एक्टिविटीज होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, तो जैसे कि जो रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट असाइनमेंट्स की या फिर टीम मेंबर सिलेक्शंस जो होता है, फिर उसको अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस क्या दी जाती है, उसको फिर ऑडिट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कैसे किया जाता है, ऑडिट का प्लानिंग कैसे करना है, फिर अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिट का जो टीम मेंबर्स होते हैं वो टीम मेंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना, वो फील्ड के एक्सपर्टाइज के बारे में बताना, फील्ड विजिट एक्चुअल कैसे करनी है उसके बारे में माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करना, या फिर जो ऑडिटी होती है उसके अलग अलग इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स या फिर जो कुछ नॉन कंफॉर्मिटीज ऐसी होती है कि जो अर्जेंट बेसिस पे आपको इमीडिएटली बताना पड़ती है, तो वो ऑडिटी को तुरंत ही बता देना ये भी ऑडिटर की एक्टिविटी होती है। उसके अलावा जो मेजर ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, सेफ्टी परफॉर्मेंस या हेल्थ ओरिएंटेड परफॉर्मेंस डिटोरिएट होता है, उसकी क्वालिटी नीचे जा रही है, तो वो ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से मेजर पॉइंट्स है वो भी आपको यहाँ पे बताने चाहिए। और फिर बाद में जो ओवरऑल ऑडिट होने के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी कंक्लूजन्स आते हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं या फिर कुछ डूज एंड डोंट्स टाइप में कुछ कंक्लूजन्स आते हैं, तो वो भी ऑडिटर को बताना जरूरी होता है, ये भी ऑडिटर की एक्टिविटी होती है। ऑडिटी जो होता है वो जो भी आपका ऑडिट स्कोप है, जो हमने स्टार्टिंग में पहले पॉइंट में बताया है, वो स्कोप के ओरिएंटेड ही काम करना चाहिए, टू द पॉइंट जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा आपको बाकी की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, पर्सनल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे जरूरत हो तभी आप ये कुछ क्वेश्चंस अलग से पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो ऑडिट का स्कोप है उसी हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि आपका मेन फोकस जो है ऑक्यूपेशन सेफ्टी और हेल्थ ओरिएंटेड ही ऑडिट है, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशंस और जो भी वैलिड पॉइंट से, सजेशन से, रिकमेंडेशन से वो बात करनी है। जो ऑब्जेक्टिविटी होती यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज किया है उसी हिसाब से आपकी एक्सरसाइज डिसाइड होनी चाहिए। जो भी एविडेंसेस आप कलेक्ट करने वाले हैं, जो भी ड्राइंग्स आपको लगते हैं, जैसे कि अभी कुछ जगह अगर केमिकल प्लांट होता है तो वहां पे प्रोसेस फ्लो शीट होती है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम होती है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लाइन डायग्राम होती है, या फिर यूटिलिटीज लाइन डायग्राम्स होती है, या फिर कहीं पे स्पेसिफिक अगर सेक्शनल व्यूज होंगे जहां पर आपको ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते बाहर से, तो ऐसे कुछ ड्राइंग्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं वहां पे। और जो भी
ड्राइंग से उससे उसके बेसिस पे या फिर जो सॉफ्टवेयर्स होंगे या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे उसके बेसिस पे भी आप कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो जो भी ऑडिट रिजल्ट आएगा तो वो ऑडिट रिजल्ट आपको कम्युनिकेट अच्छी तरह से करना है और फिर उसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट का क्या स्कोप है, उसके बारे में आपको अलग अलग तरीके से बताना है। चाहे आप क्वेश्चन आंसर सेशन थ्रू वो बात कर सकते हैं या फिर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है या ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। और इंडिविजुअल का अगर आपको कहीं जगह पूछना है तो ऑडिट का ऑडिटी से जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उनसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं या अगर आपको इंटरव्यू की जरूरत है तो वो इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये भी बातें ऑडिटी को पहले से ही बतानी चाहिए कि हमारा ये ऑडिट में प्लान है। तो इस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और जो मेन आपका ऑडिट का प्लान है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट भी होगा और आपको जो कंक्लूजन्स निकालने हैं, जो भी रिजल्ट्स आपको बताने हैं वो भी ठीक तरह से हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऑडिट जो है ये इथिकल मैनर से कंडक्ट होना चाहिए और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका ऑडिट का स्कोप है, उसी दौरान आपको ये एक्टिविटीज रन करनी चाहिए। तो ये ऑडिटर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। फिर एक क्लाइंट, तो ऑडिटर, लीड ऑडिटर या जो ऑडिट के मेंबर्स होते हैं उसके अलावा यहाँ पे क्लाइंट भी होता है। तो क्लाइंट जो है ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ऑडिट जो है उसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, उसकी नीड क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन करके ओवरऑल प्रोसेस का स्टडी करना और फिर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल से या फिर कॉमन एक ऑडिट कंडक्ट करना और फिर उसके बाद में जब आप लीड ऑडिटर से बात करते हैं तो उससे कंसल्ट करना, ये मेन क्लाइंट का काम है। तो ये क्लाइंट को ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑडिटी है उसके बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके जो लूप होल्स है या फिर जो निगेटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके बारे में ऑलरेडी जानकारी रहती है और फिर उसका कंसल्टेशन या कम्युनिकेशन वो लीड ऑडिटर को करता है। यानी कि इससे क्या मदद मिलेगी कि तो लीड ऑडिटर या ऑडिट टीम जो रहेगी वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फोकस कर पाएगी। तो जहां पर भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो चुकी है या फिर जहां पर पोटेंशियल हजार्ड्स है या रिस्क लेवल हायर साइड में है या हेल्थ ओरिएंटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उसके ओरिएंटेड ही वो ज्यादा काम करेंगे और बाकी जो जनरलाइज बातें हैं वो वहां पे स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स बन जाते हैं तो वो क्लाइंट को भी सबमिट करना पड़ता है, तो ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे क्लाइंट्स को भी मिल जाएंगे और उन्होंने अगर कुछ बातें स्किप कही है या फिर जहाँ पे वो एक्सपर्टाइज वहां पे एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो उनको भी वो बातें समझ में आएगी और फिर वो पर्टिकुलर जो ऑडिटी होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनसे वो इम्प्लीमेंटेशन जो भी सजेशन दिए गए ऑडिट टीम से, एक्सपर्ट टीम से, वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ऑडिट होने के बाद जो फॉलोअप लगता है कि आपको अगर कुछ 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल का अगर टाइम दिया गया है कि आपको ये पर्टिकुलर नॉन कंफर्मिटीज आपको करेक्ट करनी है या फिर अलग अलग कुछ बातें इंप्लीमेंट करनी है या फिर कुछ प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस आपको बदलनी है या फिर और कुछ मेजर अगर चेंजेस होते हैं या सीरियस एक्शंस लेने की जरूरत होती है तो उसका फॉलोअप लेना ये क्लाइंट का काम होता है। फिर रोल आता है ऑडिटी का, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑडिट कंडक्ट होने वाला है तो उसको हम कहेंगे ऑडिटी। तो ऑडिटी का मेन काम ये है कि जो भी लीड ऑडिटर होगा, जो क्लाइंट्स होंगे उससे कम्युनिकेशन करना, आपके ऑडिट का एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, उसमें अलग अलग जो भी मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कौन होने वाले हैं और वो आपको वहां पे क्या हेल्प करने वाले हैं, आपका एग्जैक्टली जो भी प्लान होगा, डेट्स होंगे, टाइमिंग होगा, उस हिसाब से आपके जो भी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोऑर्डिनेशन के लिए जो अलग अलग मेंबर्स की जरूरत होती है या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ एक्सपर्टाइज होते हैं, ये सभी फैसिलिटीज, मैन पावर या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ये सभी फुलफिल करना ये ऑडिट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर ऑडिट इफिशिएंटली और इफेक्टिव कंडक्ट होना चाहिए, इसके बारे में जो भी आपको कुछ
टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज या पर्सनल फैसिलिटीज या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की जरूरत होगी तो यहाँ पे ये प्रोवाइड की जाएगी, वो ऑडिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए लीड ऑडिटर्स को, ऑडिटर के जो अलग अलग मेंबर्स या उनकी टीम को और क्लाइंट को कोऑपरेट करना, ये ऑडिटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो यहाँ पे अलग अलग जो हमने बात की नॉन कन्फॉर्मिटीज की, उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, तो फॉलोअप लेना और फॉलोअप लेके उसका जो भी आपका टारगेट है वो अचीव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटीज की। फिर फोर्थ पॉइंट आता है IS 14489 में, वो है ऑडिटिंग मेथोडोलॉजी। तो ऑडिटिंग मेथोडोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएटिंग द ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट। तो आपको OSH ऑडिट स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट स्कोप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ का जो ऑडिट है उसका मेन स्कोप क्या है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या है, उसके फिजिकल लोकेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग एक्टिविटीज क्या है, प्रोसेसेस क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, फैसिलिटीज क्या है, मैन पावर क्या है, ये सभी बातें आपको यहाँ पे फाइनलाइज करनी है और उसके बाद में आपको ऑडिट का जो स्कोप है विद इन टाइम फ्रेम आपको फाइनलाइज करना है। फिर जो स्कोप होता है उसके हिसाब से आपको क्लाइंट को ओवरऑल इंफॉर्मेशन बतानी है और फिर उसके बाद में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है या फिर जो अलग अलग रिकॉर्ड्स हो सकते हैं तो वो रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करना है। मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे IS स्टैंडर्ड के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी आपको फुलफिल करना है। उसके अलावा जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो एविडेंसेस होते हैं वो एविडेंसेस भी आपको देना है। जैसे अगर आपने एज ए ऑडिटर आपने बताया कि हमारे यहाँ पे अलग अलग इंडक्शन ट्रेनिंग्स होती है, सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती है या फिर रिफ्रेशर कोर्स होता है या फिर मॉक ड्रिल्स होती है, तो ये सभी ट्रेनिंग्स के या मॉक ड्रिल्स के जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होते हैं उसके एविडेंसेस आपको देनी होगी। चाहे वो फोटोग्राफ हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, आपके नोटिसेस या ईमेल हो सकते हैं। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एविडेंसेस यहाँ पे, लेकिन ऐसे एविडेंस होने चाहिए कि जिससे आपको लगे कि यहाँ पे हाँ ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग, ये पर्टिकुलर डेट, ये पर्टिकुलर प्लानिंग के हिसाब से ही एग्जीक्यूट होती है और उसके आउटकम्स आते हैं। उसमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बारे में भी सोचा जाता है और फिर उसमें वहां पे अलग अलग जो रेक्टिफिकेशन है या चेंजेस है वो भी यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा जो मेन कमिटमेंट होती है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के ओरिएंटेड या पॉलिसीज के रिलेटेड जो होती हैं उसके बारे में भी यहाँ पे क्रॉस चेकिंग हो सकती है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है और फिर उसके बेसिस पे भी अलग अलग सजेशंस ये कंपनीज को ये दे सकते हैं। फिर ऑडिट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो नॉर्मली ऑडिट कब कंडक्ट करना चाहिए, किसने कंडक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है जैसे जिसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। तो नॉर्मली अगर हम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इससे ज्यादा अगर ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल ऑडिट करते हैं तो वहां पे कम से कम एक बार आपको साल में से करना है। इंटरनल ऑडिट का मीनिंग क्या है कि इंटरनल ऑडिट की जो टीम रहेगी वो ऑडिट टीम आपकी ही रहेगी, आपके ही इंडस्ट्री के अलग अलग जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, सेफ्टी पर्सन होते हैं, टॉप मैनेजमेंट लेवल या मैनेजर लेवल के जो पर्सन होते हैं या अलग अलग जो फील्ड्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं उससे एक्सपर्टाइज होते हैं, तो ये आपकी टीम होगी और आपकी ही टीम आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस चेक करेगी, ऑडिट करेगी। तो ये इंटरनल ऑडिट होगा, तो ये कम से कम साल में से एक बार होना चाहिए। जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है यानी कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर थर्ड पार्टीज होती है, तो कम से कम एक बार 2 साल में से आपको कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के ऑडिट हो सकते हैं, तो उसमें सेफ्टी इंस्पेक्टर का ऑडिट हो सकता है या फिर जो अलग अलग ऑडिटर्स, क्वालिफाइड ऑडिटर्स जिसको हम कहेंगे, तो वो क्वालिफाइड ऑडिटर्स भी ऑडिट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आज की डेट में अभी ऑडिट के लिए, सेफ्टी ऑडिट के लिए भी स्पेशल प्रोविजन दी गई है जहां पर ऑडिटर भी क्वालिफाइड होता है, तो उसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होता है,
वो कम से कम ग्रेजुएट होता है, और उसके साथ अगर उन्होंने एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया है तो वहां पे वो अलग अलग वैल्यू एडिशन और नॉलेज एडिशन होता है, और उसके बेसिस पे उनके सजेशंस अच्छे आ सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर्स थ्रू किया गया ऑडिट भी यहाँ पे वो वैलिड होगा। तो एक्सटर्नल ऑडिट होगा तो कम से कम 2 साल में एक बार, अगर इंटरनल ऑडिट होता तो कम से कम 1 साल में एक बार ये ऑडिट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तय की गई, और उसी हिसाब से आपको ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर इनकेस कोई मेजर एक्सीडेंट होता है या डेंजरस सिचुएशन आती है, डेंजरस ऑकरेंसेस होते हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक हिसाब से ऑडिट अलग तरह से कंडक्ट हो सकता है। तो जैसे कोई फैटल एक्सीडेंट होता है तो वहां पे ऑडिट होने वाला है। अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आती है और फैटेलिटी नहीं होती है, फिर भी डेंजरस ऑकरेंस की वजह से भी यहाँ पे ऑडिट हो सकता है। तो वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या एक्सपर्ट वो डिसाइड करेंगे कि अगर इनका 1 साल में एक बार इंटरनल ऑडिट या 2 साल में एक बार एक्सटर्नल ऑडिट हो चुका है, फिर भी ये सिचुएशन की वजह से, ये कंडीशन की वजह से अगर ऑडिट करना नेसेसरी है तो वो ऑडिट भी हो सकता है। अगर कोई सिमिलर एक्सीडेंट के हिसाब से या सिमिलर कंपनीज में अगर ऑडिट कंडक्ट करना है तो भी गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकता है कि ऐसे जो केसेस है सिमिलर इंडस्ट्रीज में हम ओवरऑल ये पर्टिकुलर एरिया में ऑडिट कंडक्ट करने वाले हैं, और वो भी ऑडिट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ पे हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में अभी बात की। इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ऑडिटर्स डिस्क्रिप्शन। तो ऑडिटर ने जो बात बताई और ऑडिटीज ने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दिया है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सोचना है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपके ऑडिट का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, उस हिसाब से मीटिंग्स होनी चाहिए। उसके रिलेटेड अलग अलग रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे कि अगर ऑडिटर ने बताया कि हमको सेफ्टी मैनुअल सिस्टम्स देखना है, आपको एसओपीज के सिस्टम्स देखना है, या फिर आपके अलग अलग जो एक्टिविटीज आपने कंडक्ट की है सेफ्टी या हेल्थ ओरिएंटेड, उसके बारे में हमको एविडेंसेस चाहिए, तो ये सभी बातें वहां पे हो सकती है। तो ये रिव्यू मीटिंग में भी ये बता सकते हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया है, आपने ये एक्चुअली प्लान किया था, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग बात है। तो जो भी लूप होल्स होंगे, लैकुनास होंगे, वो यहाँ पे रिव्यू में बता सकते हैं। तो ऑडिटर्स का ये या लीड ऑडिटर्स का ये राइट्स है कि जहां पर नॉन कंफॉर्मिटीज या ऐसे कुछ सिचुएशन है कि जो डेंजरस है, तो वो इमीडिएटली वहां पे ही बताया जाए, और उसके बाद में रिव्यू में वापस से वो फॉलो ले सकते हैं कि जो हमने बात आपको बताई थी, इमीडिएट जो आपको फॉलो लेना था या इमीडिएट आपको एक्शन लेनी थी, करेक्शंस करना था, रेक्टिफिकेशन करना था, तो वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं। तो इसके बारे में भी ये रिव्यू में बातें हो सकती है। उसके अलावा जो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वो लीगल रिक्वायरमेंट तो आपको फॉलो करना है, या फिर जो पर्टिकुलर आईएएस स्टैंडर्ड होता है वो आपको फॉलो करना है। अगर आपके यहाँ पे कोई अलग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं तो उसको भी फॉलो करना जरूरी है, तो उसके भी रिव्यू यहाँ पे ले सकते हैं रिव्यू मीटिंग्स में। फिर जो ऑडिट का मेन प्रिपरेशन जो होता है, तो उसके लिए आपको पहले प्लान करना जरूरी होगा। तो ऑडिट के प्लान में अलग अलग एलिमेंट्स आपको ध्यान में देने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका ऑडिट का स्कोप क्या है, जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको देनी है। उसके अलावा जो ऑडिट टीम है, वो ऑडिट टीम के मेंबर्स कौन है, उनका नाम क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे कलेक्ट करने हैं, और ये क्लाइंट्स या ऑडिटीज ये सबको देने हैं। और उसके अलावा जो ऑडिट की अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तो उसका एग्जैक्टली शेड्यूल क्या है कि आप स्टार्ट कब करने वाले हैं, फेज 1 में आप क्या करने वाले, फेज 2 में क्या करने वाले, फेज 3 में क्या करने वाले, ये सभी का टाइमिंग, डिपार्टमेंट्स विजिट, पर्सनल विजिट या पर्सनल इंटरेक्शन, या फिर अगर कोई आपको मीडिया की रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी यहाँ पे शेड्यूल की जाएगी। उसके अलावा जो ओवरऑल ऑडिट का मैनेजमेंट कौन करने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है, लीड ऑडिटर कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। फिर जो ऑडिट के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए या रिपोर्ट्स के लिए आपको अगर लिस्ट की जरूरत है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर करनी होगी। और फिर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका सबमिशन करना,
और जो भी आपको टारगेटेड डेट दी गई है विद इन द डेट आपको ये ऑडिट का सबमिशन करना है। उस हिसाब से ये सभी पैरामीटर्स का या एलिमेंट्स का ध्यान देते हुए आपको प्लानिंग करनी है। फिर जब ऑडिट टीम को असाइनमेंट दिया जाता है तो उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव या एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट के, उनके कम्युनिकेशन थ्रू ये ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। और फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वर्किंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ऑडिट टीम को वो सबमिट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे एक्चुअली डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है और उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, या फिर जो भी आप क्वेश्चन करते हैं उसके आंसर्स का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, या फिर जो भी आपकी एसओपीज होती है, आपके ऑपरेशंस होते हैं, या फिर आपके गेस्चर पोस्चर्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हेल्थ ओरिएंटेड भी होती है, तो ये भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे वर्किंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑडिट टीम में आ सकते हैं। फिर जो क्वेश्चनरीज के बारे में हमने बात की, तो ये 4.2.4 में कवर किया है। और ये क्वेश्चनरीज एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए एनेक्सर ए में आपको डिटेल देखने होंगे। तो इसके लिए एनेक्सर ए की डिटेल्स हम देखेंगे। फिर है एग्जीक्यूशन पार्ट, यानी कि जब ऑडिट का प्लान हो जाता है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो जाती है, तो जब एग्जीक्यूट करना है तो एग्जैक्ट डेट और टाइम और आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की क्या है, तो वो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसे ऑडिट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होती है ओपनिंग मीटिंग। तो ओपनिंग मीटिंग में आपको ये क्लियर किया जाता है कि लीड ऑडिटर कौन है, ऑडिट के मेंबर्स कौन कौन है, और ये एक मेंबर को आपके पास मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यानी कि ऑडिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो वो ऑडिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको क्या क्या देने वाले हैं और किसको कौन कोऑपरेट और सपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि कहा कई जगह आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, कई जगह आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, कहीं जगह सिर्फ आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं और इमीडिएट आपको कुछ बताना है। तो ऐसे टाइम वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कौन होते हैं, इसके बारे में ये सभी कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जाता है, उसके बाद में जो फील्ड विजिट होती है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाहे आपको ओवरऑल प्लांट के लिए अलग से प्लान कर सकते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं, या फिर जो मेन लीड ऑडिटर होता है वो कॉमन प्लान देखेगा, और जो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके एरिया के वो अलग अलग डिपार्टमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि ओपनिंग मीटिंग में ही आपको तय करना होगा कि एग्जैक्टली एरिया कितना है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, आपके एमआर कौन कौन है और वहां पे कितना टाइम लगेगा, और एविडेंसेस आपको तुरंत ही मिलेंगे या पहले ही मिलेंगे, या फिर जो फील्ड विजिट होती है तब मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपको ऑडिट प्लानिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होगी, क्योंकि कहीं जगह थोड़ा सा टाइम जा सकता है ज्यादा और कहीं जगह कम भी हो सकता है। तो जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंटरेस्ट होगा उसका फोकस होगा, या फिर सेफ्टी प्रैक्टिसेस का फोकस होगा, या हेल्थ ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस का फोकस होगा, तो उस हिसाब से आपने प्रेजेंटेशन बना के ऑडिट टीम को अगर पहले से ही बताएंगे तो उनको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, और जो ऑडिट का टाइम है वो ऑडिट का टाइम थोड़ा सा कम हो सकता है। फिर जो एग्जामिनेशन होती है वो एग्जामिनेशन, ऑडिट के एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग एविडेंसेस कलेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जहां पर आपको लगता है कि आपको इंटरव्यूज लेने की जरूरत है तो इंटरव्यूज भी ले सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है तो वो भी हो सकता है, या फिर आपको तुरंत ही कुछ नॉन कन्फॉर्मिटीज के बारे में सजेशंस देना है तो वो भी बता सकते हैं, या फिर उनसे भी आप सजेशंस मांग सकते हैं। जो यहाँ पे वर्कर का एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा, ऑपरेटर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, या फिर आपकी जो चेकलिस्ट है जो आईएस स्टैंडर्ड ने अलग अलग एनेक्सर्स में दी है, वो चेकलिस्ट के थ्रू भी आप ये अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं। तो जब ये एविडेंसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसके गाइडलाइंस के लिए IS 14489 के एनेक्सर बी में डिटेल्स दिए गए, जैसे कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन हो, या फिर मेजरमेंट्स के लिए रिलेटेड हो, या रिकॉर्ड्स रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चनरीज भी यहाँ पे एनेक्सर बी में दिए हैं। फिर है ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑडिट में आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करने होंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन आपको नोट डाउन करने हैं, या फिर आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करने की भी यहाँ पे परमिशन मिल सकती है, या फिर कुछ आपको
सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर यस नो फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं, तो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सेफ्टी और हेल्थ का फोकस रखना जरूरी होगा। अगर इसके बेसिस पे आपका ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको कुछ सजेशंस देने हैं, करेक्शंस बताने हैं, तो उसको हम ऑडिट रिकमेंडेशंस कहते हैं। तो ऑडिट रिकमेंडेशन इमीडिएट भी दे सकते हैं, ऑडिट रिकमेंडेशन रिव्यू मीटिंग में भी दे सकते हैं, ऑडिट रिकमेंडेशन आप रिपोर्ट में भी दे सकते हैं, एज अ नॉन कन्फर्मेटिव भी दे सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस भी दे सकते हैं। और फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भी देना जरूरी होगा कि अगर ये फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए या सेफ्टी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपको ये टाइम लगेगा, ये फैसिलिटीज लगेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इसके लिए शायद ये इतना कॉस्टिंग लगेगा, उस हिसाब से भी आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फिर ऑडिट कंप्लीट होने के बाद जब क्लोजिंग मीटिंग होती है, तो वहां पे क्लोजिंग मीटिंग में जो ऑडिटी होता है, यानी कि जो सीनियर मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी होगा, क्योंकि उसी को डायरेक्ट आपको बताना है कि हमने ओवरऑल ऑडिट में या फील्ड ऑडिट में जो भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसके बारे में उनको तुरंत बताना है। अभी जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में तो आपको डिटेल में बताना ही है, लेकिन जो इमीडिएटली आपको ऑब्जर्वेशंस या मेजर ऑब्जर्वेशंस जिसको कहा जाएगा, वो मेजर ऑब्जर्वेशंस आपको बताना जरूरी होता है। और फिर ये लीड ऑडिटर जो है ये ओवरऑल टीम को रिप्रेजेंट करेगा और सीनियर मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव वो आपके ऑडिटी को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें मेन कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि जब भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो कॉस्टिंग या बजट की बात आती है, तो सीनियर मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ही इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। और जो भी आपको मेजर कंसर्न है वो लीड ऑडिटर ही वहां पे आपको बताएगा। तो इसके बारे में भी जो भी क्लोज मीटिंग में जो डिस्कशन कम्युनिकेशन होता है उसको भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो और उसके जो डिटेल रिपोर्ट कंटेंट्स हो वो आपको सबमिट करना होता है। तो लीड ऑडिटर क्लाइंट्स को और ऑडिटी को ये डिटेल रिपोर्ट देंगे, जहां पर ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस या मेजर इश्यूज या फिर उसके रिलेटेड सजेशंस या सॉल्यूशंस या फिर जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, फैसिलिटीज बनानी चाहिए, या फिर अलग अलग ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट में डिटेल में जानकारी दी जाती है। और बहुत सारी जगह यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी दिया जाता है, उसके बेसिस पे ही ये रिकमेंडेशन जो है वो आपको फुलफिल करना होते हैं। और इसके बाद में फिर जब नेक्स्ट टाइम आना है, तो नेक्स्ट टाइम आने के पहले ये जो भी हमने रिकमेंडेशन दिए हैं वो इम्प्रूव हो चुके हैं कि नहीं, या फिर जो निगेटिव पॉइंट्स थे वो पॉजिटिव कन्वर्ट या न्यूट्रल में कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं, ये भी वो चेक कर लेते हैं। फिर ये जो रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है हमने जो बताया, तो ऑडिटी और क्लाइंट्स को ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। लीगल रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे जो भी लीगल अथॉरिटीज होंगे उनको भी ये रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी होता है और आपके साथ ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। फिर जो आता है OSH ऑडिट कंप्लीशन, तो ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ये जो मेन फॉलोअप पॉइंट्स आते हैं उसको फॉलोअप करना और फिर इंप्लीमेंटेशन करना, एग्जीक्यूशन करना, ये पार्ट आता है। और ऑडिट रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, जो भी टेक्निकली फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, तो वो आपको सभी इंप्लीमेंट करने होंगे। और फिर उसमें फॉलोअप मीटिंग होगी, फिर से फॉलोअप में आपको जो भी क्लाइंट है उनको बताया जाएगा कि हमने ये अलग अलग एग्जीक्यूशन किया है, अलग अलग इंप्लीमेंटेशन किया है, और जो भी एनसीज थी वो हमने अभी क्लियर कर लिए। तो ये ओवरऑल ऑडिट के अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। तो अभी हमने IS 14489 के जो मेजर 6 पॉइंट्स थे उसमें हमने डिस्कशन करते टाइम हमने बताया था कि अलग अलग क्वेश्चनरीज या चेकलिस्ट जिसको कहा जाता है, ये अलग अलग यहाँ पे डिजाइन पे। जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो एनेक्चर A, B और C, ये 3 एनेक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है। तो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो एनेक्चर A में जो एलिमेंट्स है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट सिस्टम्स के। तो OSH के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। तो यहाँ पे 31 एलिमेंट्स है, जो है OSH पॉलिसी, OSH ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन OSH मैनेजमेंट, मोटिवेशनल एंड प्रमोशनल मेजर्स, सेफ्टी मैनुअल्स एंड रूल्स,
कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, न्यू इक्विपमेंट या रिव्यू, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी इंस्पेक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूवमेंट प्लान्स, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गुड हाउसकीपिंग, machine and general area guarding, material handling equipment, electrical personal safeguarding, ventilation, illumination, noise related facilities, work environment monitoring systems, preventions of occupational diseases, safe operating procedures, work permit systems, fire prevention protection fighting systems, emergency procedures, processes, modifications, then transportation of hazardous substance, hazardous waste, safety in storage and warehousing, contractor safety systems and safety of customers. तो ये अलग अलग 31 एलिमेंट्स है जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स की, जो एनेक्सर ए में दिए गए। अभी एनेक्सर बी क्या फोकस करता है? तो एनेक्सर बी फोकस करता है कि आपको ऑडिट के दौरान अलग अलग एग्जामिनेशंस के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड्स आपको क्या मेंटेन करने चाहिए जो सेफ्टी ऑडिट में होने चाहिए। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि OSH पॉलिसी, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, records of plant safety inspection, accident investigation report, accident dangerous occurrences statistics, record of test and examination, safety operating procedures for various operations, work permits के records, record of monitoring and flammable explosive के substances, उसके records, जो testings होती है, maintenance होता है, उसके records, medical on-site emergency plans, then records of waste disposal, records of effluent discharges to the environment, then housekeeping inspection records, minutes of safety committee meetings, then approval of layouts, then modifications, records in the plant, maintenance records, then calibration testing records, shutdown maintenance procedures, then in-service inspection manuals, safety budgets, inspection books, records of previous audits, and safety in transportation of hazardous substances. तो ये अलग अलग रिकॉर्ड्स की क्या जरूरत है, इसकी लिस्टिंग की गई है एनेक्सर बी में। एनेक्सर सी जो है वो एनेक्सर सी में आपको बताया है सेफ्टी ऑडिट के क्वेश्चनरीज। तो नॉर्मली जब सेफ्टी ऑडिट के लिए जो ऑडिट टीम आती है तो उनके पास ये क्वेश्चनरीज होती है, तो उसमें मेन अलग पॉइंट्स और उसके सब पॉइंट्स, फिर उसके क्वेश्चंस अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो जैसे आपको रिकॉर्ड में बताया गया है कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? डज द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी? तो ऑर्गेनाइजेशन के पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है या नहीं, यस और नो में आंसर देना है। अगर ये पॉलिसी है तो ये स्पेसिफिक सेफ्टी पॉलिसी यहाँ पे सेपरेट है, स्पेसिफिक हेल्थ पॉलिसी सेपरेट है, या कॉम्बिनेशन में है। अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आप फुलफिल करते हैं या नहीं, या फिर जो भी सेफ्टी पॉलिसी आपने डिक्लेयर की है वो हर एक एम्प्लॉय से अडॉप्ट की गई है नहीं, या फिर जो भी आपने रिवीजन की है उसमें अपडेशन किया है, करेक्शंस किए हैं, तो वो साल भर में कितने बार किए, या 5 साल में 10 साल में कितने बार किए, या फिर उसमें जो भी पॉलिसी में मेंशन किया गया है तो ये पॉलिसी के जो पॉइंट्स है या कमिटमेंट्स है ये हर एक लेवल के एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है या पर्टिकुलर लेवल के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये सेफ्टी पॉलिसी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसकी स्क्रूटिनी करने वाली कोई एजेंसी है या नहीं, ये एक्सटर्नल एजेंसी है या इंटरनल एजेंसी है, या कोई एक्सपर्ट पर्सन इसको क्रॉस चेक करता है। इसके अलावा यहाँ पे अपडेट की जो लास्ट डेट होती है वो अपडेट की लास्ट डेट क्या है, अगर इसमें एनुअल रिपोर्ट में आपने ये कंफर्म किया है या नहीं, इसके डिटेल्स आपने बताया कि नहीं, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये अलग अलग 10 क्वेश्चन है जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ओरिएंटेड है। उसी तरह सेफ्टी एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें भी सब पॉइंट आता है सेफ्टी डिपार्टमेंट। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि
फैक्ट्री में आपके सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग है या एसएचए डिपार्टमेंट है या एचएससी डिपार्टमेंट कॉम्बिनेशन में है। अगर आपके यहाँ पे कुछ जो एम्प्लॉयज है उनके अलग अलग डेजिग्नेशन क्या होते हैं, जैसे कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर है या नहीं, या फिर सेफ्टी मैनेजर है या नहीं, सेफ्टी स्टीवर्ड्स है या नहीं, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे बताने होंगे। फिर जो सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके डिटेल्स आपको बताने होंगे। फिर जो सेफ्टी ऑफिसर्स जो है तो उसके बारे में आपको डिटेल में अपग्रेडेशन क्या होता है नॉलेज का या फिर क्वालिफिकेशंस की, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। और जो सेफ्टी ऑफिसर के ड्यूटीज है उसके बारे में आपको मालूम है या नहीं, सेफ्टी ऑफिसर और अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ एक्ट के बारे में कितना जानता है और वो बाकी लोगों को भी कितना बताता है, इसके बारे में भी वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसमें ही सेकंड पॉइंट या सब पॉइंट है सेफ्टी कमिटी। तो सेफ्टी कमेटी के भी अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, जैसे कि सेफ्टी कमेटी यहाँ पे फॉर्म हुए नहीं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन है, सेफ्टी कमेटी की मीटिंग कब होती है, या फिर उसका टेन्योर यानी कि ड्यूरेशन कितना है, फिर ये जो मीटिंग्स होती है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर उसमें रिकमेंडेशंस क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट मीटिंग जब होती है तो पहले के जो सेफ्टी कमेटी के मीटिंग्स होते हैं तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आप रिवाइज करते हैं कि नहीं, उसको क्रॉस चेक करते हैं कि नहीं। और फिर यूनियन का, ट्रेड यूनियन का यहाँ पे क्या रोल है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, अलग अलग मेंबर्स या वो कमेटी मेंबर्स को भी ये सभी बातें जो एसएचई ओरिएंटेड है, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है, उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट भी बताता है कि नहीं। तो ये सेफ्टी कमेटी के मीटिंग्स के ओरिएंटेड क्वेश्चनरीज हो सकती है। सेफ्टी बजट में एग्जैक्टली आपका एनुअल बजट कितना होता है, फिर उसका ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर कितना है, फिर उसका परसेंटेज बजट का कितना है, फिर लास्ट जो बजट था उसका यूटिलाइजेशन के डिटेल्स चाहिए, फिर बजट को एडिक्वेट है या नहीं उसके बारे में परसेंटेज आपको क्रॉस चेक करना होगा, फिर जो बजट का पैटर्न क्या है, एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या है, आप नीड बेस करते हैं क्या ओवरऑल कुछ प्लानिंग करते हैं, इसके बारे में भी आपको ये जानकारी देनी है। तो ये सेफ्टी का बजट है, स्पेशली ओवरऑल बजट की बात हम नहीं कर रहे। उसमें एक सब पॉइंट है अभी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे एक्सीडेंट डेटा के ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है, फिर उसके जो भी आपके सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, नियर मिस के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। जो भी एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे कितना ध्यान देते हैं ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस के बारे में, वो भी यहाँ पे क्रॉस चेक किया जाएगा। स्टैटिस्टिकल डेटा इंजुरीज के बारे में और उसके रिलेटेड जो भी सजेशंस है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चनरीज क्रिएटेड की। फिर है सेफ्टी इंस्पेक्शन, तो इसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन कितनी बार होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटरनल इंस्पेक्शन कौन करता है, एक्सपर्टाइज पर्सन कौन है, या फिर उसके रिलेटेड जो भी चेकलिस्ट होती है, जैसे कि आइटम वाइज स्पेसिफिक अलग हो सकती है सेफ्टी इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट, या हाउसकीपिंग ओरिएंटेड अलग सेफ्टी इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट होती है, फायर प्रोटेक्शन ओरिएंटेड अलग हो सकती है। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दी गई है उसके बारे में भी यहाँ पे अलग से क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके बारे में अभी हमने इसके पहले एक सेशन लिया था उसमें बात की गई थी, उसके ओरिएंटेड यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चनरीज है, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है या नहीं, इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, कितने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्रेनिंग कितने हैं, ट्रेनर्स कितने हैं, फैसिलिटीज क्या है, उसमें फिर अलग अलग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, या फिर हजार्ड मिनिमाइजेशन का क्राइटेरिया, रिस्क मिनिमाइजेशन का क्राइटेरिया, इसके बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम और मॉड्यूल आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास लेटेस्ट जो फैसिलिटीज होती है, कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या अलग अलग डिजिटल मीडिया, वो प्लेटफॉर्म आपके पास क्या अवेलेबल है, और आपके यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है या नहीं, तो ये भी क्वेश्चनरीज यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा पीरियोडिक ट्रेनिंग के बारे में अलग से क्वेश्चनरीज हैं, जैसे कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंज के बाद, या सुपरवाइजर को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, या रीट्रेनिंग देनी है, या सीनियर मैनेजमेंट को अलग से ट्रेनिंग देनी है, या फिर अलग अलग जो बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है, या फिर एटीट्यूड ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स होती है,
ये भी ट्रेनिंग अलग अलग से यहाँ पे होती है नहीं, और उसके जो भी आपके पास एविडेंसेस से डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में भी यहाँ पे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एक पॉइंट है सेफ्टी कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और प्रमोशन। तो इसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस डिजाइन किए गए, जैसे कि सेफ्टी सजेशन स्कीम क्या है आपके पास, आपके यहाँ पे नेशनल अवार्ड सजेशन स्कीम में आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, जो भी लास्ट 5 इयर्स का डेटा है उसके बारे में आपको वहां पे पूछेंगे, उसके डिटेल्स के बारे में पूछेंगे, उसके पब्लिकेशन जो है उसके बारे में पूछेंगे, और फिर यहाँ पे जो भी लिटरेचर अगर आपने सेफ्टी और हेल्थ ओरिएंटेड अगर आपने पब्लिश किया होगा तो वो एम्प्लॉयज के डिटेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई बुलेटिन बोर्ड्स है या फिर पोस्ट सीरियस एक्सीडेंट्स के बारे में कुछ पब्लिकेशंस है या फिर न्यू लेटर या अदर कुछ स्पेसिफिक अगर गाइडलाइंस होती है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर यहाँ पे जो भी आपका सेफ्टी वीक होगा या रोड सेफ्टी वीक होगा या फिर रोड सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे, ये अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर डे सेलिब्रेशन होते हैं जिसके थ्रू आप सेफ्टी ओरिएंटेड अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कितने बार हुआ है उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे वो पूछ सकते हैं। फिर है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के ओरिएंटेड कुछ अलग क्वेश्चनरीज हैं जहाँ पे फर्स्ट एड के बॉक्सेस कितने अवेलेबल है, यहाँ पे एम्बुलेंस रूम अवेलेबल है या नहीं, एम्बुलेंस आपके पास है कि नहीं, ट्रेंड फर्स्ट एडर आपके पास अवेलेबल है या नहीं, या फिर जो क्वालिफाइड फर्स्ट एडर होता है वो अवेलेबल है या नहीं, कितने पर्सन को अभी तक ट्रेन किया गया है और किनको फर्स्ट एड की यहाँ पे नॉलेज है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर यानी कि OHC। तो अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है या डेंजरस ऑपरेशंस या जो एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी ये अलग अलग सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, उसमें जो फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है, मेडिकल अटेंडेंस, डॉक्टर्स, फुल टाइम डॉक्टर, पार्ट टाइम डॉक्टर, ये भी अवेलेबिलिटी कितनी है, या फिर एम्बुलेंस में फैसिलिटीज क्या क्या है, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स की डिटेल्स आपके पास है या नहीं, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। फिर कुछ जनरल वर्किंग कंडीशंस के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें भी सब पॉइंट है हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग ओरिएंटेड ये अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैसेजेस, फ्लोर्स या स्टेयर केसेस की हाउसकीपिंग होती है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं, जो भी आपको मैन पावर दी गई है या फिर जो भी उनको फैसिलिटीज दी गई है ये एडिक्वेट लेवल पे है या नहीं, या फिर जो वॉकवेज वगैरह है तो वहां पर भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन अगर होते हैं तो वो अगर आपने ऑब्जर्व किए तो वहां पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। गुड हाउसकीपिंग के आपके पास क्या क्या रिकॉर्ड्स है, वर्किंग कंडीशंस आपकी यहाँ पे कैसी है, और जो भी आपको फैसिलिटीज सप्लाई की गई है वो भी एडिक्वेट है या नहीं। फिर उसके अलावा यहाँ पे है वर्किंग कंडीशंस में नॉइज। तो नॉइज के ओरिएंटेड किस मशीन से नॉइज ज्यादा जनरेट होता है, आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम नॉइज आप कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं, आपके नॉइज मेजरमेंट के अलग अलग मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या क्या है, आप थर्ड पार्टी ऑडिट्स या फिर जो भी MPCB या SPCB या फिर जो अलग अलग ऑडिट टीम्स होती है उनसे आप नॉइज मेजरमेंट करते हैं या नहीं, और जो भी नॉइज मेजर होता है उसके बेसिस पे आपके पास इंजीनियरिंग कंट्रोल या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। उसके अलावा है वर्किंग कंडीशंस में वेंटिलेशन। तो प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं, या एडिक्वेट वेंटिलेशन है या नहीं, या फिर आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं, या फिर जो एग्जॉस्ट सिस्टम होते हैं, लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम या एग्जॉस्ट डायलेशन वेंटिलेशन सिस्टम जो होती है वो आपके पास अवेलेबल है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और फिर उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके लिए भी एक्सपर्टाइज आपके पास पर्सन क्या है। अगर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करते टाइम आपको अगर PPE की जरूरत होती है तो आपके पास कौन से PPE यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा वर्किंग कंडीशन में है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के जो आपके मिनिमम लाइट रिक्वायरमेंट होती है और पीरियोडिक क्लीनिंग या फिर रिप्लेसिंग या फिटिंग्स में कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो उसके ओरिएंटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, जिसको हम नॉर्मली हीरा कहते हैं। तो हीरा में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हजार्डस एरिया आपके पास क्या है, आपके जो टाइप ऑफ हजार्ड क्या है, जैसे कि फिजिकल हजार्ड हो सकता है जैसे कि नॉइज है, हीट है, या फिर केमिकल हजार्ड हो सकता है, फायर हजार्ड, एक्सप्लोजन हजार्ड, टॉक्सिक हजार्ड। ये अलग अलग हजार्ड के टाइप भी क्या है, उसका लेवल क्या है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, आप क्या क्या ट्रेनिंग्स लेते हैं, उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके पास मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या है,
और हजार्ड लेवल ये मिनिमाइज हो चुका है या एलिमिनेट हो चुका है, उसके लिए प्रोसेसेस क्या है। फिर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि एसओपीज हैं, तो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो रिटर्न सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास है कि नहीं, वो डिस्प्लेस की गई कि नहीं हुई, ट्रेनिंग के दौरान आपको बताई जाती है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन, अपडेशन, अपग्रेडेशन अगर नीडेड है तो वो किए जाते हैं कि नहीं, ये सभी बातें आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। और स्पेशली जो आज की डेट में हमको इम्पोर्टेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर या कैजुअल जो होते हैं उनको भी ये एसओपी के बारे में जानकारी दी जाती है कि नहीं। फिर है वर्क परमिट सिस्टम, तो वर्क परमिट सिस्टम्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, तो आपके पास कौन कौन से वर्क परमिट सिस्टम है, आपके अलग अलग फॉर्मेट्स क्या है, आप उनको कैसे फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। फिर है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स, तो आपके पास वेस्ट कौन सी जनरेट होती है, वो टाइप ऑफ वेस्ट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके अलग अलग डिस्पोजल सिस्टम्स क्या है, उसको आप मेजर कैसे करते हैं, आपके पास ईटीपी प्लांट सेपरेटली है या नहीं। फिर पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, जैसे कि आपको पीपी की जरूरत है या नहीं। अगर आपको पी की जरूरत है तो पीपी कौन कौन से टाइप के आपके पास है, जैसे कि रेस्पिरेटरी टाइप है या नॉन रेस्पिरेटरी टाइप है, वो एडिक्वेट क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है या नहीं, या फिर अगर वो वियर एंड टियर हो चुके हैं तो उसको रिप्लेसमेंट होता है या नहीं, उसका बजट की प्रोविजन आपके पास है कि नहीं। फिर है फायर प्रोटेक्शन, तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स आपके पास है, वो एडिक्वेट में नंबर है, जैसे कि हमने फायर लोड कैलकुलेट करना पड़ता है और फायर लोड के बेसिस पे आपको फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स को सप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम हो सकती है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो सकती है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो सकती है, या फिर अलग अलग जो सिस्टम्स और उसके जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है। तो इसमें स्पेशली अगर फायर हाइड्रेंट सिस्टम होगी तो उसमें भी अलग अलग पंप्स होते हैं, जैसे कि जॉकी पंप होता है यहाँ पे, या डीजल बेस्ड पंप हो सकते हैं, या फिर मैकेनिकल पंपिंग सिस्टम हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंपिंग सिस्टम हो सकते हैं। अलग अलग वॉल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि गेट वॉल होता है, या फिर ग्लोब वॉल होता है, या फिर डायफ्राम वॉल होता है। ये अलग अलग वॉल्स, फिटिंग्स, इसके सिस्टम्स के बारे में भी मेंटेनेंस और रिपेयर के ओरिएंटेड भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी फायर फाइटर्स होते हैं तो उनको भी एडिक्वेट जो फ्रीक्वेंसी है ट्रेनिंग की और मॉक ड्रिल्स की, वो भी अवेलेबल है या नहीं, आपके पास क्वालिफाइड फायर फाइटर्स अवेलेबल है कि नहीं, और आपके जो पास इमरजेंसी सिचुएशंस में जो मेजर कांटेक्ट करना पड़ता है या फिर फायर टेंडर्स को आपको कॉल करना पड़ता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फायर इमरजेंसी के ओरिएंटेड हो सकते हैं। फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ऑन साइट इमरजेंसी प्लान आपके पास है या नहीं, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान है कि नहीं, उसमें एग्जैक्टली कंटेंट्स क्या है, उसकी अपडेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर अभी लास्ट टाइम आपको इमरजेंसी सिचुएशन कब हैंडल करना पड़ी, या फिर आपके इमरजेंसी टीम कौन कौन सी है, और फिर आपके जो इमरजेंसी के दौरान जो असेंबली पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पर है, कितने पॉइंट्स है, कितने मैन पावर आपके पास है, और वहां पे हेड काउंट करने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन सा है, इमरजेंसी टीम को कम्युनिकेट करने वाला नंबर कौन सा है, और लोकल बॉडीज क्या है या फिर रनर क्या है, ये अलग अलग बातें जो है जिसको अल्टरनेट अरेंजमेंट या अल्टरनेट पावर अरेंजमेंट, या फिर अगर पावर फेलियर के दौरान रनर होता है तो ये भी अरेंजमेंट या मेडिकल इमरजेंसी अरेंजमेंट यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा है प्लांट लेआउट एंड एरिया क्लासिफिकेशन, तो आपके ओवरऑल प्लांट में अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम हजार्डस जोन कहते हैं, तो हजार्डस जोन हमने देखा था कि 0, 1 और 2, तो सीवियर, मॉडरेट या लोएस्ट हजार्डस वाले जो एरियाज है उसको डिफाइन किया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर वहां पर जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है, फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चनरीज है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड, तो आपके यहाँ पे लोडिंग एक्टिविटीज, अनलोडिंग एक्टिविटीज, या फिर जो फार्मास्यूटिकल या केमिकल पाउडर, या फिर लिक्विड्स, या फिर फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव केमिकल्स, इसके बारे में अगर यहाँ पे हैंडलिंग प्रोसेस होती होंगी या स्टोरेज होता होगा, तो यहाँ पे आपको एंटी स्टैटिक टूल्स, एंटी स्टैटिक डिवाइसेस, एंटी स्टैटिक जो सोल्स के शूज, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर प्रेशर वेसल सिस्टम्स जो होती है, फायर्ड और अनफायर्ड दोनों भी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी ली जाती है, जैसे कि आपके प्लांट में ये अलग अलग वेसल सिस्टम्स कहाँ पर है, कितने प्रेशर पे वो कंडक्ट होती है, उसके अलग अलग जो पाइपिंग्स होते हैं या फिर जो अलग अलग एक्सेसरीज होती है
उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी ली जा सकती है। उसके अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, वो एग्जैक्टली क्या फॉलो होती है आपके यहाँ पे, उसकी टेस्टिंग कब होती है, उसकी टेस्टिंग करवाने वाले जो पर्सन है वो एक्सपर्टाइज या कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, और फिर जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर जो न्यू इक्विपमेंट फैसिलिटी या न्यू इक्विपमेंट है उसके बारे में भी रिव्यू लिया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई नया इक्विपमेंट है उसको आपने अटैच किया है ओवरऑल प्रोसीजर में, तो उसका प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम हो या यूटिलिटी लाइन डायग्राम हो या और कोई डायग्राम हो, तो उसके बारे में भी जानकारी ली जाती है। मैन्युफैक्चरर का या सप्लायर्स का जो मैनुअल होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जो लिफ्टिंग मशीन्स और टैकल्स है उसके बारे में मैक्सिमम आपका सेफ वर्किंग लोड कितना होता है, या फिर जो लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी जो टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस होती है अलग अलग इक्विपमेंट्स की या मशीन्स की, टैकल्स की, तो वो एग्जैक्टली क्या है, वो फॉलो होती है या नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, और ये ट्रेनिंग लेने वाले भी यहाँ पे एक्सपर्टाइज या कॉम्पिटेंट पर्सन कौन कौन से। फिर यहाँ पे है मोबाइल इक्विपमेंट एंड वेहिकुलर ट्रैफिक। तो अलग अलग यहाँ पे इक्विपमेंट्स आप शायद यूज करते होंगे या फिर अलग अलग व्हीकल्स यहाँ पे यूज करते होंगे, तो उसके लिए अलग अलग सिग्नलर्स यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, अलग अलग डिस्प्लेज अवेलेबल है, या फिर अलग अलग जो साउंड या लाइट्स थ्रू भी जो इंडिकेशंस होते हैं वो भी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है। फिर एक्सेस जो होता है, यानी कि आपको आप इन करते हैं या आउट करते हैं वहां पर भी एडिक्वेट सेफ एक्सेस है क्या नहीं, और वहां पे ये सभी बातें गुड कंडीशंस में कि नहीं, या फिर आपको अगर कोई पोर्टेबल प्लेटफॉर्म दिया गया है तो उसके बारे में भी यहाँ पे सेफ्टी ओरिएंटेड क्वेश्चनरीज पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक ऑयल या ग्रीसिंग पॉइंट्स है तो उसके बारे में भी अलग से यहाँ पे क्वेश्चनरीज पूछ सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस मटेरियल हैंडलिंग ओरिएंटेड हो सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज कितना किया गया है, उसका टाइप क्या है, एग्जैक्टली कौन सा केमिकल है या मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए जो एडिक्वेट कंडीशंस होती है, वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट या उसके जो सपोर्ट्स होते हैं या फिर जो व्हीकल्स आपको यूज करना पड़ते हैं, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है या नहीं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी है या नहीं। फिर कुछ टैंक स्टोरेज वेसल एरिया के बारे में भी क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, जैसे कि ये प्रेशर वेसल है या स्पेसिफिक सिर्फ स्टोरेज वेसल है, उसका एटमॉस्फेरिक क्या है। अगर ये एमएसआईसी रूल के अंडर आता है तो एमएसआईसी के रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कि नहीं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट एंड हजार्डस ऑफ केमिकल्स। तो अगर हजार्डस केमिकल्स आप हैंडल कर रहे हैं या फिर आप स्टोर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपको एमएसआईसी रूल का फॉलो लेना होगा या फिर आपको फॉलो करना होगा। तो उसके ओरिएंटेड अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डिजाइन किए गए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है कि आपको फायर ओरिएंटेड प्रोविजन दी गई कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोविजन के लिए आपको अलग अलग जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वॉल्स है, अलग अलग स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स है, या फिर ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम्स है, या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इवैक्यूएशन कैसे करना चाहिए, ये अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं। फिर है ऑन साइट गैस सिलेंडर स्टोरेज एरिया। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली गैस सिलेंडर ओरिएंटेड क्वेश्चनरीज आ सकती है कि आपके पास कितने सिलेंडर्स है, उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, उसमें जो लेबलिंग किया जाना चाहिए या फिर कलर कोडिंग यूज करनी चाहिए वो आपने यूज किया है या नहीं, और उसके जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स है उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर है कम्युनिकेशन सिस्टम्स, प्लांट में आपके एग्जैक्टली कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, जैसे कि आप पीए सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसको बोला जाता है, तो वो आप यूज करते हैं, या फिर आप जो लोकल फोन कॉल्स यूज करते हैं, या फिर मोबाइल यूज करते हैं, या फिर वाईफाई, या फिर वॉकी टॉकी या सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली आपका प्लांट कौन सा है, उस हिसाब से ये क्वेश्चनरी अलग अलग यहाँ पे बनाए जा सकती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे कि जो भी मटेरियल है, अगर हजार्डस मटेरियल स्पेशली, तो वो बाय रोड आता है, बाय रेल आता है, बाय पाइपलाइन आता है, और फिर उसके बारे में भी प्रिकॉशनरी मेजर्स आप क्या क्या लेते हैं। अगर इनके साथ बाय रोड आता है तो वहां पर अलग अलग क्वेश्चन होंगे, जैसे कि स्पेशली जो ड्राइवर होता है और उसकी जो व्हीकल होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड और उसके ओरिएंटेड जो इमरजेंसी पैनल और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में हो सकती है। अगर रेल ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे रेल ओरिएंटेड जो टैंकर्स होते हैं
या फिर जिसको हम वैगन्स कहते हैं, वो वैगन्स के बारे में भी यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स और कुछ गाइडलाइंस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये पाइपलाइन थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो पाइपलाइन का एग्जैक्टली डायमीटर क्या है, उसकी लेंथ क्या है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, उसको कोटिंग प्रोवाइड की गई नहीं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन या ओवरहेड पाइपलाइन है। फिर उसके ओरिएंटेड जो भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, स्पेशली जहां पे आप फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव केमिकल्स अगर पाइपलाइन थ्रू ट्रांसपोर्ट करते होंगे तो उसके ओरिएंटेड अलग अलग क्वेश्चनरीज यहाँ पे हो सकते हैं, स्पेशली फिटिंग्स ओरिएंटेड, मेंटेनेंस ओरिएंटेड, रिपेयरिंग ओरिएंटेड और इंस्टॉलेशन ओरिएंटेड। तो यहाँ पर अलग अलग ये क्वेश्चनरीज यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था IS 14489 यानी कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ऑडिट कंडक्ट करना है तो आपको IS 14489 फॉलो करना जरूरी है। धन्यवाद।